स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास। आज हम लोग आपको मिलाने वाले हैं बायोलॉजी के एक्सपर्ट मिस्टर मुकेश चौहान जी से, जो कि 10 इयर्स प्लस सीबीएसई बोर्ड वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, पीजीटी टीचर, जो कि आपको वेल तरीके से बताएंगे किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से आपको पढ़ना है और कम से कम टाइम में आपको किस तरह से एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है, जो कि एज अ वाइस प्रिंसिपल भी सर वर्क कर चुके हैं। सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को मिनिमम टाइम में किस तरह से रिवीजन करना चाहिए। जहाँ तक बात है स्टूडेंट को मिनिमम टाइम में रिवीजन के लिए, तो मैं कहूँगा कि बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं फिगर्स। मतलब जो चैप्टर्स में फिगर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, स्टूडेंट पहले वो तैयार करे, उसी पे बेस्ड थ्योरी तैयार करे। ये मिनिमम टाइम में सफिशिएंट है, स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है। सर, जो स्टूडेंट को कंटेंट फॉलो करना है वो एनसीईआरटी बेस्ट होगा या रेफरेंस बुक रहेगी बेस्ट? एनसीईआरटी बेस्ट, रेफरेंस बुक में नहीं जाना है क्योंकि वो लेंदी रहेगा, और स्टूडेंट एनसीईआरटी फॉलो करे, उसकी लैंग्वेज फॉलो करे, फिगर, और कोशिश करे थोड़ा अपने भी लैंग्वेज में लिखने का। अगर हम सर जैसे बात करें रेफरेंस बुक में कोई एक बेस्ट राइटर की बुक जो कि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेस्ट हो, इफ़ इन केस वो यूज करे तो? अब रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो हाई लेवल की है, जैसे सेल है, एल्बर्ट, वो हाई लेवल की बुक है, वो 10th स्टैंडर्ड की नहीं है। या हम लेनिंजर की बात करें बायोकेमिस्ट्री, तो ये हाई लेवल की बुक्स है, ये आप बीएससी एमएससी में फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात है 12th की, तो एनसीईआरटी उसके लिए सफिशिएंट है। जैसा कि सर आज डेट 21 जनवरी 2025 है, इस डेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करें? जहाँ तक बात बायोलॉजी के पेपर की है, तो बायोलॉजी के पेपर में थोड़ा गैप भी अच्छा दिया है बोर्ड ने। और स्टूडेंट को जहाँ तक बात है कि हम कैसे प्रिपेयर करें इस टाइम पे, तो ऐसा नहीं है कि अब आप लेके बैठ गए कि स्टार्टिंग से ही पढ़ें, तो मतलब गोल तो इतना तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा मतलब वेटेज किसका है। जैसे चैप्टर्स हैं हमारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका वेटेज अच्छा रहता है। जब भी आप प्रीवियस एग्जाम में देखें कंपैरिजन में, तो इसका वेटेज अच्छा है। तो स्टूडेंट कोशिश करे ऐसे टॉपिक को तैयार करने, ऐसी चैप्टर्स को, जैसे कुछ टॉपिक है वो रिपीट होते ही है, जैसे एड्स हो गया हमारा, ठीक है, HIV की लाइफ साइकिल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो भी मतलब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये मतलब क्वेश्चंस रिपीट होने ही है। तो स्टूडेंट फोकस करे, ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करे। और जहाँ तक बात है पीवाईक्यू की, तो ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू आप लगाने बैठ गए, मतलब थोड़ा उससे आइडिया भी लेना है आपको कि कुछ से टॉपिक से कितना कवर हो रहा है, एक आइडिया आप उससे लो और फिर अपना टॉपिक प्रिपेयर करो। अगर हम सर बात करें सैंपल पेपर की, तो स्टूडेंट्स को सर सैंपल पेपर कहाँ से अरेंज करना चाहिए, किस पब्लिकेशन की यूज करनी चाहिए? तो वो जहाँ तक बात है पब्लिकेशन की, तो पब्लिकेशन ऐसा होना चाहिए मतलब वहाँ एरर फ्री हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ अपना एक्सपीरियंस की, तो मुझे एडुकार्ड पब्लिकेशन का सबसे थोड़ा मतलब एरर उसमें कम रहती है, तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट यही करता हूँ। ये थोड़ा मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ एरर फ्री है। मतलब ऐसा मटेरियल आप फॉलो करें जहाँ पे एरर के चांस कम हो। अगर हम सर बात करें कि स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन करते हैं उस समय बात आती है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर्स में अगर हम जाते हैं तो कोई 1, 2, 3 ऐसे चैप्टर के नेम जो स्टूडेंट्स बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकें? हाँ, तो मैंने बायोलॉजी के केस में ये बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड और कुछ टॉपिक्स हैं हमारा, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आ जाता है उसमें, और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एड्स हो गया हमारा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इकोलॉजी में है जैसे प्रेडेटर इंटरेक्शन लाइक दैट, ये सारे टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स, मैनी लाइफ साइकिल एसोसिएटेड विद मैनी टॉपिक्स, तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको दिख। और जो भी हम पिछले पास्ट 2 ईयर्स से थोड़ा देख रहे हैं कि जो सीबीएसई चाहता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा एनालाइजिंग पावर पे भी काम करना पड़ेगा कि आपके ग्राफ को कैसे रीड कर रहे हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, जैसा कि हम अगर बात करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बच्चों के लिए अच्छा वेटेज लेके आते हैं,
तो एमसीक्यू के लिए क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है कि लास्ट में करना है? दूसरा सर, एमसीक्यू को प्रिपेयर कैसे करना है? मतलब वो स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब स्टार्टिंग में वो अपना ये नहीं कहेंगे आप पहले करो उसको, मतलब आपका माइंड कब अच्छा थोड़ा काम कर रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं मतलब वो थोड़ा उसका अमाउंट कम है, वो तो स्टूडेंट अपना प्रिपेयर कर लेता है। तो हम ये कहेंगे उसके लिए आप मतलब नीट के जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी थोड़ा फोकस करें, और एमसीक्यू के लिए आपको कंसंट्रेशन पावर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मतलब वहाँ पे आपका थोड़ा भी हुआ मिस्टेक आपका मार्क्स चला जाएगा, ऐसा नहीं है थ्योरी में आपने लिखा है तो मतलब आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे अगर आपको मिलेगा 1 मार्क्स, नहीं है तो वो आपका 0 रहेगा। इसलिए जब कंसंट्रेशन पावर स्टूडेंट को लगे हाँ मेरी स्टार्टिंग में अच्छी बन रही है या लास्ट में, तब उसको अटेम्प्ट करें। इफ सर हम बात करें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारी आर्ट अच्छी नहीं है तो हम डायग्राम कैसे बनाएं, या डायग्राम पर बेस्ड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है उसको किस तरह से स्टूडेंट हैंडल करें? तो बायोलॉजी के केस में आपको डायग्राम तो थोड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ इतने टफ भी डायग्राम नहीं होते हैं कि हम यहाँ फाइन आर्ट ये वगैरह इसके तो डायग्राम बनवा नहीं रहे हैं, या जो बोल रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट में कुछ सिलेक्टिव मतलब कुछ डायग्राम है जो बोर्ड में रिपीट होते हैं या बोर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू भी आजकल बना देता है, तो उस डायग्राम को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है फर्स्ट चैप्टर में, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल का डायग्राम है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर का डायग्राम है, मतलब ये बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सारे डायग्राम आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी लास्ट टाइम सर मैंने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हैं, उनकी एक कंप्लेन रहती है, सर हमारी इशू है राइटिंग हमारी बेस्ट नहीं है, अब सर हम कॉपी कैसे मार्क को बहुत अच्छे से कैसे गेन कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि हम पढ़ाई तो अच्छी कर सकते हैं, मैंने सिलेबस तैयार कर लिया है, राइटिंग अच्छी नहीं, इससे कैसे बचना है? जहाँ तक बात है कि राइटिंग मतलब साइंस में इतना मैटर नहीं करता है कि राइटिंग है, हाँ लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। रिप्रेजेंटेशन जैसे आपने डायग्राम भी बनाया किसी क्वेश्चन का आंसर के साथ में, तो उसमें मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे कंपेरिजन टू आप वहाँ पे थ्योरी लिख के आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा तभी आप डायग्राम बनाएं, मतलब आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन केस किसी स्टूडेंट को सर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में तो मोस्टली स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि टोटल टाइम में पेपर कंप्लीट हो जाए उनका, इन केस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको किस तरह से टेकल करना है? इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप उससे रिलेटेड लिखने का कोशिश करें। सपोज दैट आपका डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस पूछ दी गई है, लेकिन आपको डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पता है, आप कोशिश करें डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दें, उसका डायग्राम बने, मतलब उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको क्वेश्चन को स्किप कर दें, स्किप कम के मतलब ऑप्शन में ये अच्छा रहेगा कि आप उसको उससे कुछ एसोसिएटेड चीजें लिख के आए उसमें एग्जाम में और उसको एक्सप्लेन कर दें, तो वो अच्छा रहेगा, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा सर, जब बच्चे पेपर देने के लिए बैठते हैं स्टूडेंट, तो मोस्टली ये सोचते हैं किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एमसीक्यू लास्ट में अटेम्प्ट करने के रीजन से वो छूट जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? सेक्शन की बात अब हम नहीं बताएंगे, हम यहाँ कहेंगे कि आपको जो पहले पेपर में वो करिए जो आपको मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आंसर आ रहा है, वो आप पहले करिए। वो आंसर करने के बाद में आपको जो भी कंफ्यूजन है या आप चाहते हैं कि हम इसमें थोड़ा मतलब मोडिफाइड करके आंसर लिखना पड़ेगा, उसको बाद में करिए। अच्छा सर, जैसे क्वेश्चंस की क्या जो क्राइटेरिया है, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर में रहता है, तो सर इन टाइप के तीनों फॉर्मेट के आंसर को कितने कितने समथिंग वर्ड में लिखना चाहिए? अब साइंस में आप वर्ड्स से उसको न मना एसोसिएट करें, ये लैंग्वेज में थोड़ा ठीक रहता है कि आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का कर रहे हैं। साइंस में तो ये कि कॉन्सेप्ट आपका सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पे वर्डिंग का ऐसा मैटर नहीं करता। अच्छा सर, वो 3 घंटे का जो बच्चों का एग्जाम है बोर्ड वाला, उसको टाइम को मैनेज कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है? क्योंकि मोस्टली ये रहता है बच्चे अगर पहले से टाइम मैनेजमेंट करके रखते हैं तो उन्हें पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उन्होंने नोटिस कर लिया कि इतने मार्क के क्वेश्चन को हमें इतना टाइम देना है, 70 मार्क का पेपर होगा,
और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना, क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जो हमारे स्कूल में पहले प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड फर्स्ट सेकंड, स्टूडेंट को उसमें मतलब थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारा कितना क्या है। उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट को बनानी है कि हमारा कौन सा सेक्शन पीछे रह रहा, हम कितना पीछे रह रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके उसको घर पे भी देखना है, मतलब टाइम, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। अगर वो ऐसा करेगा तो वहाँ पे बोर्ड में उसको ऐसी प्रॉब्लम। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों से, आप उनको एग्ज़ाम को लेके जो वो डिप्रेस्ड होते रहते हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस यही देना चाहूँगा कि आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है, आपको मोटिवेट होके रहना है और कोशिश करना है कि जो जितना भी टाइम पीरियड मिला है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करें, ना कि ये सोचें कि हाँ इतना टाइम मिले उससे आप मतलब आपको घबराहट हो रही है, ठीक है, आप डिप्रेस हो जाएं, तो वो आपका टाइम भी चला जाएगा और एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। सर का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी हमें यहाँ इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको, और आप जो भी कर रहे हैं अच्छा वर्क कर रहे हैं और यही आप करते रहिए, कीप डूइंग, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सर का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन सर ने दिए हैं उसको फॉलो करिएगा। इफ़ आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।